हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ का मॉडल पेपर का हल कराऊंगा। यह इसका पार्ट 2 होने वाला है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है 130 बराबर है 15 गुने 8 प्लस में 10। देखिए आगे बोल रहा है तथा यहाँ पर है मसा यहाँ पर हो गया 130, 15 बराबर है मसा x, y। तब x, y का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए तो ये होता है आपको यूक्लिड विभाजन मेथड से मसा निकालना। देखिए इसमें होता क्या चीज, जैसे ये तरीका हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 130 बराबर हमको दिया हुआ है 15 गुने 8 जोड़ 10। इसमें होता क्या चीज है, इसमें करना क्या चीज है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो 15 है ये चलाता है स्टार्टिंग में, बराबर ये 10 जो है यहाँ पर आ जाएगा। मतलब होता क्या है, ये भाज्य होता है। भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो अब जो यहाँ पर भाजक था वो भाजक अब बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। हमको करना क्या है, ये 15 तो यहाँ पर चला गया और ये 10 चला यहाँ पर। और हमको इस 10 में कितना से गुना करना पड़ेगा कि 15 पूर जाए। अगर जो 10 से गुना करने पर 15 नहीं आ रहा है तो हम फिर कम रखेंगे। जैसे 10 के पर अगर जब हम 2 बार पढ़ते तो 20 हो जाएगा, तो फिर 15 से तो ज़्यादा है। 10 का पर हम पढ़ेंगे एक बार, तो 10 इकाई 10 जोड़ में है कितना हो गया 5। अब 5 पूरा। ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि जो रिमाइंडर है शेष है यह 0 ना हो जाए। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 15 यहाँ पर आ जाएगा बराबर। अब ये 5 जो अब शेष था ये अब मेरा भाजक का काम करेगा। तब 5, अब 5 में कितना से गुना करें कि 3, मतलब 15 पूर जाएगा। तब 5 में अगर जब हम 3 से गुना करते तो 5 3 15, तो जोड़ने के लिए तुमको कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको कह रहा है क्या चीज, ऑप्शन में हमको दिया जा रहा है कि 15, 10। ऑप्शन बी में बोल रहा है 8, 10। ऑप्शन सी है 15, 8 और ऑप्शन डी हो गया 130, 8। देखिए यहाँ पर जितना 130 का 15 का मौसा होगा उतना ही मौसा 15 और 10 का होगा। तो 15 और 10 मेरा ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या चीज है, रूट 125। इसका हमको बोला कि परिमेयकरण गुणांक। ऑप्शन में हमको बोल दे दिया भाई क्या चीज, रूट में 2। ऑप्शन नंबर बी है रूट में 3। ऑप्शन नंबर सी है रूट में 5 और ऑप्शन नंबर डी हो गया 5√5। देखिए हमको रूट अंडर 125 का हमको बोल रहा है क्या चीज, इसका निकालने के लिए परिमेयकरण गुणांक। देखिए परिमेयकरण गुणांक कहने का मतलब ये हो गया कि रूट में 125 है, अभी अपरिमेय संख्या है। मतलब इस चारों में से हम कौन संख्या से गुना करें कि गुना होने के बाद यह जो है परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम 125 को अगर हम गुणनखंड करते हैं, 125 को गुणनखंड करेंगे तब 5 के पर 25 बार में, फिर 5 के पर में आ जाएगा 5 बार में, फिर 5 के पर में आ जाएगा 1 बार में। मतलब ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 2 को 5 मिलके तो एगो 5 बाहर निकला, एगो रूट में रह गया 5। देखिए तो इस रूट 5 को खत्म करने के लिए हमको कहीं ना कहीं रूट 5 से गुना करना पड़ेगा। रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 तो पहले से है, रूट 5 में रूट 5 से करें तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 25। मतलब कहने का मतलब कि जो रूट लगा हुआ था जो अपरिमेय संख्या था वो परिमेय बन गया कब, जब इसमें हम रूट 5 से गुना करते हैं तब। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, रूट 5 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में कौन युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य हमको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में हमको बोल रहा है 9,16। ऑप्शन नंबर बी में हमको बोल रहा है 15,20। ऑप्शन नंबर सी में हमको बोल रहा है 21,84। और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है 13,65। हमको इसमें बोल रहा है कि कौन युग्म सह अभाज्य। देखिए तो सह अभाज्य होता है क्या चीज़ है, सह अभाज्य मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सह अभाज्य क्या होता है कि सह अभाज्य हमेशा जोड़ा में होता है कि कोई दो संख्या जिसका HCF एक हो, जिसका मौसा एक हो, वह सह अभाज्य का जोड़ा कहलाएगा। देखिए अगर जो इसका हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा तो हो जाएगा 5, इसका मौसा कितना हो जाएगा 5, इसका मौसा निकालेंगे इसका मौसा तो हो जाएगा आपको 21, क्योंकि 21 से दोनों विभाजित है, 5 से दोनों विभाजित है। इसका मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा हमको हो जाएगा क्या चीज 13। तो इस समय से किसी का मौसा एक आया, किसी का मौसा एक नहीं आया, इसका मतलब कि तीनों ऑप्शन कट्टी से इसको अगर जो हम करेंगे तो इसका मौसा आ जाएगा, इसका मौसा होगा 1। इसका मतलब यही इसका हो गया सह अभाज्य जोड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन 13 में बोल रहा है क्या चीज, 13 में बोल रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या व्यापक रूप होता है x प्लस बी। हमको ध्यान किस पे देना पड़ता है, जो यहाँ पर x है ये हो गया मेरा चर राशि, चर राशि का पावर जितना रहता है रैखिक में क्या होता है, रैखिक समीकरण में रैखिक बहुपद में चर राशि का पावर 1 होता है। तो जिस समीकरण में चर का पावर 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। अब पावर चूंकि 1 है, घात 1 है, तो उस समीकरण का मात्र एक हल होगा। अगर जब मान लेते हैं कि जैसे समीकरण हो गया मेरे पास 5x + 3, हमको कहेगा ये जो रैखिक चूंकि यहाँ पर चर का पावर 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण हुआ। रैखिक समीकरण है, पावर 1 है, इसका मतलब इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। देखिए x-1 इसका हमको शून्यक बोला। ऑप्शन में क्या दे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, बी में दे दिया हुआ है 0, सी में दे दिया हुआ है 2 और डी में दे दिया हुआ है अपरिभाषित। देखिए ये बहुपद है, कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चर है उसका पावर 1 है, पावर रहेगा 1, उसका मतलब क्या हो जाएगा ये रैखिक बहुपद। हमको पूछना है कि ये जो समीकरण है रैखिक समीकरण है, इसका शून्यक बताइए। तो शून्य क्या होता है कि वह मान जो दिए हुए समीकरण में रखने पर समीकरण का मान जो है उसका वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा, तो वहीं उसका शून्य कहलाएगा। देखिए तो यहाँ पर अगर जो x के जगह पर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 और -1 दोनों कट के क्या आ गया 0। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दिए गए समीकरण का एक जो होगा इसका शून्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ध्यान दीजिएगा चूंकि अब देखिए यहाँ पर रैखिक बहुपद था, अब द्विघात बहुपद है। क्या द्विघात बहुपद क्या व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। देखिए द्विघात बहुपद है तो इसका जो शून्यक होगा 2 होगा, इसका 2 शून्यक होगा, मान लेते हैं एक शून्यक इसका अल्फा होगा तो एक शून्यक मान लेते हैं बीटा होगा। तो यहाँ पर जो 2 शून्यक है, एक शून्यक का मान यहाँ पर -4 दे दिया हुआ है और एक शून्यक का मान यहाँ पर 7 दे दिया। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछा तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है x²। देखिए यहाँ पर अब माइनस, अब याद रखिए किसे हम बताते हैं, x² यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान दीजिए, इसको रखिए, याद कैसे कीजिएगा, शुरू में आप हमेशा चिन्ह लीजिएगा प्लस का, तब प्लस लेंगे x² एगो लिए प्लस, उसके बाद माइनस। यहाँ पर क्या होगा, जो मूल दूगो रहेगा, जो दिए समीकरण का मूल रहेगा, मान रहेगा, उस दोनों को जोड़ कर यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें x से गुना करेंगे, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस आएगा। अब जो दोनों मूल है उसको गुना करेंगे बराबर में 0। अब इसमें हम बैठाते हैं, क्या होगा x² माइनस, देखिए अल्फा के मान कितने हैं -4 प्लस बीटा का मान क्या चाहिए 7 कोस यहाँ पर x प्लस अल्फा के मान क्या चाहिए -4 गुने बीटा का मान क्या चाहिए 7 बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x², यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा माइनस, देखिए 4 मतलब बचेगा 3, यहाँ पर x 3x, यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 7 चुका 28 बराबर 0। यानी कि
मतलब कोई जो समीकरण था जिसके दो मूल थे, अल्फा का मान -4 था, बीटा का मान -4 था, तो यही वह समीकरण होगा जिनके, चूंकि द्विघात समीकरण है, पावर में 2 है, इसका दो गो मान होगा, एक मान इसका अल्फा -4 और बीटा या -7 होगा, तो यही मेरा समीकरण हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर था 15, ऑप्शन नंबर इसका हो गया x² - 3x - 28, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। पूरा जो पीछे वाला 15 सवाल था पूरा सेम सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है यदि बहुपद y² - 6y + 8, देखिए बहुपद क्या चीज है, y² माइनस में 6y प्लस में 8। देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण हो गया। सवाल में बोला यदि बहुपद y² माइनस में 6y प्लस में 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, मतलब द्विघात बहुपद है तो इसका दो शून्यक होगा, दो शून्यक होगा, तो ए के मान लिया है क्या चीज अल्फा, ए के मान लिया है क्या चीज बीटा। तब हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब हमको शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है C/ए होता है। तो C का मान क्या हो जाएगा, देखिए मतलब ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। देखिए ध्यान से, मतलब अगर यहाँ पर y² है तो हम y² में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, x² तो x² मतलब ay² हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा by। देखिए यहाँ पर भी y² है और यहाँ पर भी y², तो y² कैंसिल होगा, तो यहाँ पर नहीं कुछ गुणांक 1 हुआ ना, तो 1 के मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी y, यहाँ बचा b, यहाँ बचा -6, यानी कि b के मान कितना हो गया -6, यहाँ बचा c, यहाँ पर 8, यानी कि c का मान कितना हो गया 8। हमको पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है आपको C/a, c का मान कितना हो गया 8/a का मान कितना है 1, इसका आंसर कितना हो गया 8 हो गया। 17 नंबर सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए सही। सवाल नंबर 18 में बोला जा रहा है कि बहुपद है, मेरे पास बहुपद क्या दिया है f(x) इसका होता है फंक्शन, मतलब जो f(x) का मतलब यहाँ पर जो समीकरण हम लिखेंगे उस समीकरण में x लगा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं t रहता, तो यहाँ पर हम जो मतलब इसे समीकरण लिखते हैं कि 5t² माइनस में 60 ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है बहुपद जो मेरा दिया हुआ है क्या चीज़ में x में दिया हुआ है। तो f(x) बराबर हमको दिया हुआ है सवाल में 3x² माइनस में 7x प्लस में 2। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है f-1 का मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ इस समीकरण में x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। देखिए तो 3 गुने x के मान क्या रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने x के मान क्या रखेंगे -1 प्लस में 2। इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, चूंकि पावर में प्लस, या देखिएगा पावर में जब भी रहेगा प्लस तो जो रिजल्ट रहेगा माइनस प्लस वाला वो हमेशा प्लस में होगा। तो 3 में गुना करेंगे इससे कितना हो गया 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ प्लस में कितना हो गया 2, तो 7 3 10 2 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 में क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 3 का शून्यक है। देखिए बहुपद मेरे पास क्या है x² - 3 का शून्यक पूछ रहा है, तो यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद इसका दो शून्यक होगा, इसका दो शून्यक हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बराबर में हमको करना पड़ेगा 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x² बराबर माइनस था प्लस में 3 हो जाएगा, x बराबर क्या होगा रूट में आ जाएगा यहाँ पर 3, जिससे ही रूट चलेगा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। तो इसका दो आंसर सही होगा, इसका मतलब एगो x बराबर हो जाएगा आपको रूट में 3 और एक हो जाएगा माइनस में रूट में 3। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि निम्न में कौन दो समीकरण मिल रहा है, दो चर में रैखिक समीकरण दिया हुआ 6x माइनस में 2y बराबर में 0, इस समीकरण 1 है। एक और समीकरण दे दिया हुआ है 10x प्लस में 2y
बराबर में हमको दिया हुआ 32, समीकरण 2 है। हमको बोला क्या चीज, निम्न में कौन जो दो चर में रैखिक समीकरण है इसमें एक्स वाई का मान, हमको इसमें एक्स वाई का मान पूछा है। दिक्कत कहाँ है, इसका बहुत तरीका होता है इसको बनाने का। हम लोग क्या करेंगे, जो प्रवृत्ति विधेयक से बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी चर को या तो x को और नहीं तो y को, दोनों में से किसी एक चर को हमको काटना पड़ता है, लुप्त करना पड़ता है। तो लुप्त करने के लिए क्या होगा, जब दोनों का कोफिशिएंट बराबर, गुणांक बराबर होगा तब ना। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, इसको हमको बराबर करने के लिए गुना करना पड़ेगा। नीचे वाला से गुना करते ऊपर, ऊपर के गुणांक नीचे गुना, ऊपर के गुणांक से नीचे करते, मतलब गुना करते हैं नीचे में। लेकिन हमको देखिए y में तो दोनों बराबर है, हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, ई 2y से 2y कटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 को, मतलब 10 को 6 को 16, x बराबर में हो जाएगा 32, 16 के पर 32 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 और 2 में से किसी में हम रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। x का मान हम रख लेते हैं 1 में ही रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 गुने x का मान 2, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, माइनस में 2y बराबर में क्या हो जाएगा 0, या मेरे पास बच गया माइनस में 2y बराबर 12, या प्लस में तो माइनस में 12, माइनस से कैंसिल, 2 के पर में 6 बार, तो y के मान कितना आ गया 6, यानी कि x के मान आ गया 2 और y के मान आ गया 6, x 2 y 6। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में बोल रहा है यदि रेखाएं क्या मेरे पास दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई बराबर 6, एक दिया हुआ है क्या चीज 12x प्लस 9y बराबर में 15। देखिए हमको बोलना है कि ये जो दोनों रखा है, दोनों रैखिक समीकरण, दोनों का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट सीधा जाएगा। सवाल में कहा क्या रहा है कि दोनों रेखा जो आपस में समांतर है, समांतर होने का मतलब कि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा कहीं इस तरह से जाएगा, कहीं भी ये दोनों रेखा को हम आगे पीछे कहीं भी बढ़ा लेंगे ये दोनों आपस में कटेगा नहीं। इसका मतलब कि क्या होगा कि ये दोनों समानांतर कहलाएगा। तो यही इस दो, मतलब इसका जो ग्राफ हम खींचेंगे तो कर रहा है क्या चीज, इसका जो ग्राफ समांतर आ रहा, समांतर आ रहा है, मतलब ये कहीं कट नहीं रहा है, कहीं कट नहीं रहा है, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमको सवाल में पूछ क्या चाहिए, हमको सवाल में p का मान पूछा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम करते क्या चाहिए, a1 के मान कितना हो जाएगा 4/a2 का मान कितना हो जाएगा 12 बराबर b1 के मान कितना हो जाएगा p/b2 मान कितना हो जाएगा 9। यहाँ से निकल लीजिए 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसीलिए p का मान कितना हो जाएगा, p का मान हो गया आपको 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर था 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है समीकरण निकाय क्या चाहिए, x प्लस 2y, इधर देखिए माइनस में 3 बराबर 0। एक और समीकरण मेरे पास दे दिया हुआ है 5x प्लस में ky माइनस में 15 बराबर में 0 के अनगिनत होने के लिए k के मान बताए। देखिए फिर दो चर में रैखिक समीकरण कह रहा है क्या चीज, दो चर में जो रैखिक समीकरण है इसका अनगिनत हल बता रहा है। देखिए तो अनगिनत हल होने के लिए शर्त होता है, शर्त क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनगिनत हल होने के लिए यही शर्त होता है। तो हमको पूछा इसमें आप के मान बताइए, कहाँ दिक्कत है इसमें। अब a1 के मान यहाँ पर x का गुणांक नहीं पूछा तो 1 है, तो 1/a2 का मान कितना हो जाएगा 5 बराबर b1 का मान कितना हो गया 2/b2 का मान कितना हो गया k। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करने पर हो जाएगा k का मान हो जाएगा 10। तो समीकरण 22 का ऑप्शन आपको हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अब चलते सवाल नंबर 23 की तरफ। 23 में बोल रहा है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए ध्यान से, इस सवाल में दिया हुआ हमको x, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या चीज x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 बराबर हमको बोल रहा है x स्क्वायर माइनस में 4x3, ऑप्शन नंबर ए है। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पहले इसको बी लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमको बोल रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हम लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 2x स्क्वायर
2x² प्लस में 3 बराबर में 5 + x इंटू 2x - 3। और ऑप्शन नंबर डी में हमको बोल रहा है क्या चीज, 2x + 1/2x बराबर में 4x²। देखिए हमको सवाल में कह रहा है क्या चीज, इसमें चेक करने के लिए कौन द्विघात बहुपद है। देखिए तो द्विघात बहुपद हमको चेक करने के लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद हमको यह दिखना पड़ेगा कि इसमें जो चर होता है उसका पावर 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए। फिर हमको ध्यान देना है कि बहुपद होने के लिए जो पावर होता है वह पावर नहीं, मतलब पावर एक जो होता है पूरा होल नंबर होना चाहिए, ना तो निगेटिव में रहना चाहिए और ना वो मतलब पूर्णांक में बट्टा में होना चाहिए, भिन्न में होना चाहिए। देखिए तो चेक करते हैं। अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए a + b इंटू a - b फॉर्मूला होता है a² माइनस b² करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखिए इधर आपको क्या चाहिए, x² प्लस है तो माइनस में x², इधर माइनस में है तो प्लस में क्या हो जाएगा 4x³ x² से x² कटा, यहाँ पर बचा क्या चाहिए -4 और प्लस में 4x³। देखिए यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या हो गया 3 है, तो 3 है, इसका मतलब यह त्रिघात बहुपद हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा कटिस हुआ, क्योंकि हमको पहचानना इसमें है कि इसमें कौन सा है जो द्विघात बहुपद है। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस में 2ab तो 2 दूनी 4x, इधर क्या हो जाएगा 3x और प्लस में 4 × 12। इसको अगर इधर हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा x², 4 गो x इधर आएगा तो 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एगो x बचेगा, ये 4 है 12 उधर से आएगा तो माइनस में बचेगा 8 बराबर में हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर जो चर था उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हुआ। इस सबको हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर मेरा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में है द्विघात समीकरण दे दिया भाई, क्या चीज है px² प्लस में qx प्लस में r बराबर 0। हमको इसमें क्या कर रहा है, हमको जहां पर कर रहा है कि p जो है बराबर न होना चाहिए 0 के। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण में जो x² या y² रहेगा ना, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जब मान लेते p आप 0 के बराबर कर देते तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म में खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो x का पावर 1 तभी क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो हम याद रखिएगा कि कोई भी जब द्विघात समीकरण होगा, जो 2 को जहाँ पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वह कभी 0 नहीं, मतलब उसका जो गुणांक होगा वो कभी 0 यहाँ पर नहीं होगा। हमको बोल रहा है के मूल है, हमको इस समीकरण का मूल बताना है। देखिए तो मूल बताना है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस में bx प्लस में c। देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर x², मतलब a के बराबर क्या हो गया p हो गया। फिर यहाँ x यानी कि b बराबर क्या हो गया q हो गया, c बराबर क्या यहाँ पर हो गया c बराबर r हो गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac और बट्टा में क्या होता है 2 है। देखिए इसको रखते हैं, माइनस b का मान यहाँ पर क्या है q है तो -q प्लस माइनस √b का मान माइनस मतलब q है तो क्या हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस 4 a के मान क्या है p तो 4p, c का मान क्या चाहिए है r, अब बट्टे में क्या चाहिए 2 इंटू a के मान कितना हो गया p। ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन से होगा q प्लस माइनस q² माइनस 4pr बट्टे में 2 माइनस q, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट होगा, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। वीडियो अगर जो पसंद पड़ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस में 6x प्लस में 1 के मूलों की प्रकृति बताना। देखिए मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको इसका विविध का, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। होता क्या है d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। अब यहाँ बॉल में लिख देते हैं कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तब इसका जो मान होगा वह वास्तविक होगा।
क्या होगा, वास्तविक होगा, और जो मान इसका होगा असमान होगा। असमान कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए द्विघात बहुपद है तो इसका तो x का मान चाहे y का मान, मतलब इस जो समीकरण है इसका दो गो हल होगा। तो दो गो हल होने के लिए क्या होगा, अगर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा, और इसका जो दो गो मान है दोनों मान अलग अलग होगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह बराबर हो जाए 0 के, बराबर होगा 0 के, फिर भी यह वास्तविक मान है, फिर भी क्या हो जाएगा, फिर भी यह वास्तविक मान है। लेकिन इस स्थिति में दोनों जो मान होगा क्या होगा, समान होगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह क्या होगा, 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा करने का मतलब 0 से छोटा क्या हो सकता है, 0 से छोटा होने का मतलब कि यह जो मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निगेटिव में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यह जो मान होगा वह काल्पनिक होगा। क्या होगा, यह काल्पनिक होगा, यह इसी को हम लोग बोल सकते हैं आभासी होगा। देखिए तो हमको यही चेक करना है, हमको इसमें यही हमको बताना है कि ये जो इसका जो हम विविधकर निकालेंगे, मूल प्रकृति बताना है कि यह वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या वास्तविक को, यही चेक करना है। देखिए तो क्या हो जाए, बी स्क्वायर अभी हम बताया है, बी के मान पर क्या होगा 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान, फिर यहाँ पर 6 है, 6 गुने सी का मान कितना हो गया 1, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 6 चुका 24, तो घट के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब ध्यान से देखिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 12 0 से बड़ा ना है, मतलब यहाँ पर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हो गया 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, और इसका मान असमान होगा। मतलब इस समीकरण के दो हल होंगे, दोनों मान अलग अलग होंगे। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 6 बराबर 0। हमको बोल रहा है के मूलों का योग बताइए। देखिए द्विघात समीकरण है, इसका दो मूल होगा, दो मूल होगा, मान लेते एक मूल यहाँ पर अल्फा है, एक यहाँ पर मूल क्या चीज है, बीटा है। तो हमको बोल रहा है कि मूलों का योग निकालिए। तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बराबर होता है माइनस में बी बटे ए माइनस बी। एक मान हो गया बी, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला का एक माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस बी का मान हो गया 18 और ए के मान कितना हो गया 3, 3 छक 18 6, मतलब इसका आंसर कितना हो गया 6। मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 के ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, जहाँ फिर बोल रहा है ए बराबर ना हो 0 के। हम बताए थे ना कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर द्विघात से वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। कि मूल कह रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम में, ध्यान दीजिएगा इसका फिर द्विघात समीकरण इसका कितने मूल होंगे, दो मूल होंगे। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है कि इसका जो दोनों मूल है एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब यह हो गया कि अगर जो एक मूल 5 होगा तो एक मूल 1/5 होगा, अगर कहीं एक मूल 2/5 है तो बाकी जो मूल होगा वो क्या होगा 5/2 होगा दूसरा मूल, मतलब दूसरे का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब यह रहा है कि अगर जो एक मूल को हम मान लेते हैं 5 तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 1/5। देखिए तो हमको करना क्या पड़ेगा, अगर जब मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम यहाँ पर एक मूल को अगर जो हम मान लेते हैं अल्फा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। देखिए तो हमको पूछ रहा क्या रहा है इसमें 27 नंबर में तो ऑप्शन हमको बोल रहा है यह मतलब एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम होंगे। यह कब हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए में है बी बराबर सी, एक ए में, बी में है सी बराबर ए, सी में है ए बराबर बी, और डी में बोल रहा है नॉट। देखिए ध्यान से, अगर जो इस समीकरण में हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है सी बटे में ए। ध्यान दीजिएगा तब मूलों का गुणनफल, देखिए यहाँ पर तो दोनों मूल, एक मूल अल्फा है, एक मूल 1/अल्फा है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जो दोनों मूल है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा रखेंगे, अल्फा गुण्य बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 1/अल्फा, बराबर में क्या होगा सी बटे ए, अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ बचा 1, यानी क्या हो जाएगा ए बराबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया 20 सही। मतलब इस समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम तभी हो सकते हैं जब यहाँ पर सी बराबर होंगे
1 है।